वेलकम बैक टू करियर काज विद शुभांकर। कुछ न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और ये एपिसोड स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो जो नीट इस बार क्लियर कर पाए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हम बात करेंगे आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं सफल हो पाए। तो क्या करेंगे आप लोग? साल दर साल आप लोग फिर से नीट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे एंड फिर से अपीयर होंगे। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे आयुर्वेदा कैरियर के ऊपर। तो आयुर्वेद जो है भारत के सबसे पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और आज हम आपको बताएंगे बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर, जिसके लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं डॉक्टर अवस्थी जी को, जो कि एक्स CMO है पिथौरागढ़ से। तो चलते हैं आज के एपिसोड में और बात करते हैं करियर ऑन आयुर्वेद के ऊपर। इसके ऊपर आप बहुत अच्छा करियर चूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MBBS के पीछे भागते भागते ये जितने फील्ड्स हैं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्यों ना आज हम ऐसे ही आयुर्वेद करियर के ऊपर आपको रूबरू कराए और आपको समझाए कि इसके ऊपर कितना स्कोप है आपके करियर में। तो चलते हैं डॉक्टर JN अवस्थी जी के साथ आयुर्वेद करियर के ऊपर बात करने। धन्यवाद शिमुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के दिन में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के कंपैरिजन में जो दूसरी जो पद्धतियां थी BMS, BUMS, BHMS, ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये जो सारी जो दूसरी जो पैथियां हैं, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन के जो छाए में वो पनप नहीं पा रही हैं। और देखा जाए तो आज के दिन में जो पहला जो चॉइस होता है, कोई नीट क्वालिफाई करता है तो हर कोई MBBS की तरफ जाना चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि MBBS छोड़ के BMS या BHMS या BUMS के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आयुर्वेद हमारे वेदों से निकला हुआ वो एक पद्धति है, वो एक पैथी है जो कि अपने आप में बहुत ही डेवलप्ड शुरू से रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब हम लोग ऑपरेशंस की भी बात करते हैं ना, तो शल्य प्रक्रिया ये ऑलरेडी आयुर्वेद में बहुत पहले से ये प्रचलित था। कहते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने 300 के ऊपर शल्य प्रक्रियाएं की थी, यानी ऑपरेशंस किए थे। उन्होंने कहीं से MS नहीं किया था। तो दोस्तों, कुछ इन विडंबनाओं के बारे में, कुछ आयुर्वेद में आगे कैसे आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं, उसको लेके आयुर्वेद आपके जीवन में कौन सा सुधार ला सकता है, इन बातों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर JN अवस्थी। डॉक्टर JN अवस्थी, आप पिथौरागढ़ में CMO रह चुके हैं। आपने खुद अपना एक रिसर्च सेंटर डेवलप किया जहां पे कि आयुर्वेद का रिसर्च होता है। उन मेडिसिनल प्लांट्स को अपने खेतों पे लगवाया जिसके माध्यम से सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएशन हो सके और उसके थ्रू से हम नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। आपके पास तकरीबन 17 आयुर्वेदिक मेडिसिन के पेटेंट्स हैं। आप कई मेडिसिन ऐसे बनाते हैं और आपको बता दूं, ऐसे कई मेडिसिन हैं जिन मेडिसिन ने कई क्रॉनिक डिजीजेस को, जिससे कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी घबरा जाती हैं, उसको भी डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से ट्रीट किया है। तो आइए आज अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर JN अवस्थी जी का। डॉक्टर साहब, करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर प्राइम TV के इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज बात आयुर्वेद की हो रही है। वेदों से निकला हुआ एक वो ज्ञान का स्रोत जिसने पहले जो है हमारे स्वास्थ्य का जो पूरा दारोमदार जो है, जो पूरा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठा रखा था। आज के दिन में कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंतर कहीं दबते चले जा रहे हैं और ये जो दूसरी पद्धतियां हैं वो पनप नहीं पा रही हैं। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद क्या है? बहुत सही पूछा आपने। आयुर्वेद जो है ये लाइफ ऑफ साइंस है, साइंस ऑफ लाइफ है। आयुषो विज्ञान इति आयुर्वेद। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है और आयुर्वेद के विषय में हम आपको बता दें, ये शाश्वत है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचना करने से पूर्व आयुर्वेद को
बनाया था, जिससे जो हम सृष्टि उत्पन्न करें उसमें मानव पूर्ण स्वस्थ रह सके। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं, वरन पूर्ण जो है वो आयु की पद्धति है, पूर्ण जीवन की पद्धति है। क्योंकि आयुर्वेद के द्वारा हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। और आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की परिकल्पना की गई है, जो स्वास्थ्य की अवधारणा है, वो विश्व के किसी भी चिकित्सा में उपलब्ध नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्वास्थ्य है क्या, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। तो हमारे आचार्यों ने लिखा, समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। यानी हमारा आयुर्वेद जो है त्रिदोष सिद्धांत पर बना है। वात पित्त कफ 3 दोष, रस रक्त मांसादि 7 धातुएं, मल, ये सब हमारे अगर स्वस्थ शरीर में साम्यावस्था में रहे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की कल्पना की है। और स्वास्थ्य और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन आत्मा और इंद्रिय जब पूर्ण रूप से प्रसन्न रहे, हम उसी व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य की ये अवधारणा जो है किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलती है, और इसी चिकित्सा पद्धति पर आधारित हमारा पूरा आयुर्वेद है। तो मैं उन नवयुवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो सारी चिकित्सा पद्धतियों को छोड़ करके आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को अपनाएं। क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से हम किसी भी व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे? हमारा आहार विहार, आज के युग में हम देखते हैं कि लोगों का आहार और विहार बिगड़ा हुआ है। रूटीन है ही नहीं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, और जो आहार हम लेते हैं वो भी सब प्रदूषित है। तो अगर हम आहार और विहार को सही कर लें, शुद्ध कर लें, तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। और यहाँ तक कि हम कैसे और स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य को लेकर के हमारे आयुर्वेद ने चिंतन किया है। तो वो नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष हो सकता, दाता समः सत्य परः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगा। इस श्लोक में पूरी जो है जीवन पद्धति को समावेशित कर दिया है। समय कम है, इसलिए इसको मैं विस्तार में न जा करके किसी और दिन हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु ये बात मैं बता देना चाहता हूँ नवयुवकों को कि सारी चिकित्सा पद्धतियों को छोड़ करके आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने का प्रयास करें। और विश्व आज आयुर्वेद की तरफ बड़े आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, और ये नवयुवक आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को पढ़ें और विश्व को एक नई दिशा दें। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद जो है ये साइंस ऑफ लाइफ है, आयुर्वेद। लेकिन डॉक्टर साहब फिर प्रश्न उसी बात पर आते हैं। आपने जैसे कहा कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसकी जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो कंपोनेंट्स क्या हैं जो डिफाइन करें कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, वो आपने बहुत खूबसूरती से बताया। अब थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा क्या चीज है जो आपको लगता है, क्योंकि इस समय पॉल्यूशंस बहुत बड़ी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, जिन बीमारियों के बारे में पहले हमने कभी सुना तक नहीं था, तो उन बीमारियों के बारे में, क्योंकि आज भी आयुर्वेद उन्हीं चीजों पे, उन्हीं पद्धति पे काम करता है जो कि सुश्रुत लिख के गए थे, या हमारे जो पूर्व आचार्य जो जिनका वर्णन करके गए थे उसी के ऊपर रहता है। व्हाट अबाउट जो नया जो रिसर्च होना चाहिए, जो नए रोगों पर रिसर्च होना चाहिए, वो कैसे हो रहा है? हाँ, बहुत सही प्रश्न किया आपने। आज इस बात की आवश्यकता है, और इसके लिए मैं जो हमारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं जहाँ पे चिकित्सा पढ़ाई जाती है, तमाम रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे BHU में है, जामनगर में है, इस तरीके से हमारे बहुत अच्छे डेवलप्ड सेंटर्स हैं। मैं उन आचार्यों को ये संदेश देना चाहता हूँ, उनसे ये जो है प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो इस विषय में आगे आएँ, और जो हमारे छात्र वहाँ अध्ययन कर रहे हैं उनको इसके लिए प्रेरित करें और स्वयं इसके लिए जुटें। तभी हम जो है हमारे आयुर्वेद में रिसर्च की अपार संभावनाएं हैं। हम चूँकि हमारा आयुर्वेदिक साहित्य जो था वो
हमारा विडम्बना इस बात की है कि हमारा देश जो है गुलाम होता चला गया। कभी यवनों ने, कभी किसी ने, जिसने भी हमारे देश पे आक्रमण करके राज्य किया, उसने हमारी चिकित्सा पद्धति को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। और आज यही कारण है कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है वो दबी हुई है। जी। जो लोग हमारे देश में आए, उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति को, अपनी प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया, परंतु हमारी जो चिकित्सा प्रणाली थी, हमारी जो संस्कृति थी, उस पर कुठाराघात करके उसको दबा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बहुत ज़्यादा मैंने पहले, इससे पहले कई मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रैक्टिशनर्स से मैंने बात की, और उनसे जब हम पूछते हैं कि आप लोग बीएमएस को सिरे से नकार देते तो उसका मेन कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर बीएमएस डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर कहना चाहते हैं, क्या वो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, क्या वो पोस्टमार्टम कर सकते हैं? तो ये जो बात तड़ से जो बोल दी जाती है, चैलेंज कर दिया जाता है, जैसे लगता है कि एनाटॉमी तो जैसे बीएमएस वालों ने पढ़ी ही नहीं है। नहीं, ऐसा है, हमारे एनाटॉमी भी पढ़ाई जाती है। उसका मुख्य कारण यही रहा कि हमारी चिकित्सा प्रणाली को राजाश्रय प्रदान नहीं किया गया। जो भी यहाँ शासक आए, उन्होंने हमारी चिकित्सा पद्धति को जो है दबा दिया। और जहाँ तक ये मेडिको लीगल की बात है, तो मेडिको लीगल चूँकि हमारे देश में अंग्रेज रहे, 200-250 साल तक अपना राज्य किया, उन्होंने आयुर्वेद की तरफ देखा ही नहीं। वो अपने ही तरीके से वो जो पोस्टमार्टम और ये सब मेडिको लीगल करते गए, और आज तक वही पद्धति चलती चली आ रही है। हमारे यहाँ भी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, सब कुछ उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, शायद न जानते हो, हमारे यहाँ जो हमारे छात्र पढ़ते हैं वो दोहरी चिकित्सा पद्धति पढ़ते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ में वो मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ जो इसका कोर्स है उसमें बना दिया गया है। और ये प्रसन्नता की बात है, आज भारत सरकार आयुर्वेद की तरफ देख रही है। अगर भारत सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को पहले नंबर पर रखे, तो हमारे जो आयुर्वेदिक छात्र हैं वो एमबीबीएस वालों से कहीं अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। बिल्कुल सही बात। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितना ज़्यादा मॉडर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथी डेवलप करता गया, ऑर्गेनाइज होता गया, उसकी वजह से आयुर्वेद, दूसरी भी पैथियाँ, होम्योपैथी, आपकी यूनानी मेडिकल साइंस, ये सारी चीज़ें दबती भी चली गई। आयुर्वेद उनमें से सबसे ज़्यादा पुराना है, हमारे पौराणिक विचारधारा के साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर बात वहीं पे है कि अभी जो हमारा जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस किस्म के हम लोग एक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशंस, जिस बात पर मैं बार बार कह रहा था, अचानक पहले कोविड-19 आया, अब एक नया चीज ओमिक्रॉन आ चुका है। इस प्रकार की कई ऐसे वायरसेस, कई नई डिजीजेस, उनके बारे में जब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, तो जो लैब प्रिपेयर्ड है, इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद यहाँ भी काम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल, आयुर्वेद ही यहाँ पर काम आ सकता है। उसका कारण है कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो घटती जा रही है, पॉल्यूशंस के कारण, आहार विहार के कारण। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य को डैमेज करते जा रहे हैं, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो गिरता जा रहा है। और हमारे आयुर्वेद में इतनी चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ हैं जिनका प्रिपरेशन करके अगर हम उन औषधियों का इस्तेमाल कराएं, उन औषधियों को हम ठीक प्रकार से तैयार करके अपने घरों में शुद्ध रूप से दें, तो कोई भी जो है रोग पनपेगा ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, ये तो बात हो गई जब हम लोग जो शारीरिक बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों का क्या? जो मानसिक तनाव झेलते हैं आज के दिन में, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो अब तो बच्चों में मानसिक तनाव जो है आ जाता है, तो तनाव को लेके, साइकोलॉजी को लेके भी क्या आयुर्वेद ने कुछ वर्णन है कुछ? हाँ, आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन है। हमारे यहाँ जैसे शारीरिक दोष, वात पित्त कफ 3 शारीरिक दोष होते हैं, रज और तम मानसिक दोष होते हैं। तो ये जो मानसिक दोष हैं वो हमको ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य जो त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, उसका मुख्य कारण यही था कि वो तप करते थे,
योगा करते थे और वो अपने मानसिक विकारों को दूर करते थे। कहा भी गया है रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनि ये तेषाम त्रैकाल अमलम ज्ञान अव्याहतम सता आप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते तेषाम वाक्य संशयम सत्यम बक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमाः। रज और तम ये जो मानसिक विकार है वो तब के द्वारा जा सकता है, लेकिन आज क्या है लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी है और लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। हमारी पुरानी विचारधाराओं के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। उसका कारण यही है। यदि हम लोग ध्यान करें, भगवान के शरण में जाएं, जो हमारी पूर्व आचार्यों ने किया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हम मानसिक तनाव से मुक्त न हो जाए। डॉक्टर साहब, बिना सुश्रुत को जाने आयुर्वेद को जानना बहुत मुश्किल है, तो सुश्रुत के विषय में आप थोड़ा सा बताएं। आचार्य सुश्रुत आखिर इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट क्यों है आयुर्वेद में? हाँ, आचार्य सुश्रुत जो है वो त्रिकालदर्शी थे। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, वो आप्त की श्रेणी में आते थे। आज के युग में जब इतनी विज्ञान डेवलप कर चुकी है, तमाम तरीके के माइक्रोस्कोप बन गए, तमाम तरीके के ऐसे यंत्र बन गए जिनके द्वारा हम बैक्टीरिया को, वायरस को देख सकते हैं। आचार्य सुश्रुत जिस युग में थे, तो आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके कि त्वचा की 7 परतें उस युग में उन्होंने खोज दी थी, जो आज भी 7 ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होने के साथ के बाद ही स्किन की 7 लेयर्स जो है वो निकाली जा चुकी। और प्रत्येक लेयर का जो फंक्शन है उसको एज इट इज आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया था। बैक्टीरियोलॉजी बहुत बाद में हुई है और आचार्य सुश्रुत ने लिखा था प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सहसय्या सनाच्चैव वस्त्र माल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिक रोगांश संक्रामंति नरान नरम। आचार्य सुश्रुत ने उस जमाने में कह दिया था कि ये संक्रामक रोग होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं। तो आप देख लीजिए कंटेजियस डिजीजेस को हाँ, उन्होंने पहले ही और कुष्ठ, लेप्रोसी, ज्वर, शोष, ट्यूबरकुलोसिस, नेत्राभिषण, कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, जो कंजंक्टिवाइटिस चली थी, जो बाद में हे फीवर भी शायद हाँ, ये सब उस जमाने में आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन कर दिया था। आज जो ये प्लास्टिक सर्जरी है वो सुश्रुत की ही देन है। जिस तरीके से सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले सुश्रुत ने की थी, नासा संधान किया था और वो वही बिल्कुल एज इट इज कर्ण संधान किया था। तो आचार्य सुश्रुत ने जिस प्रकार की सर्जरी की, उसी का बेस लेकर के आज प्लास्टिक सर्जरी इतनी डेवलप्ड हो पाई है। परंतु विडंबना इस बात की है कि हमारी इस पूर्ण वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को दबा दिया गया, इसीलिए आज हमारी चिकित्सा प्रणाली ये जो है दबी हुई है। यदि भारत सरकार हमारी चिकित्सा प्रणाली को पूर्ण संरक्षण दे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली सिद्ध होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात थी आचार्य सुश्रुत की। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि आज के दिन में जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर सारे ही जितने हॉस्पिटल्स हैं, इन सब जगहों पे जितने इमरजेंसी प्रैक्टिसेस करने वाले जितने डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं। नाइट ड्यूटी जो करवा रहे हैं, बीएमएस डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे ऑपरेशंस भी हैं, गॉल स्टोन्स की ऑपरेशंस होती हैं, ये भी बीएमएस डॉक्टर्स कर रहे हैं। और इसको लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर्स काफ़ी आपत्ति भी जताते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रैक्टिस है जिसमें कि कहा जाता है कि बीएमएस डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अलाउ किया जाता है, बीएमएस डॉक्टर्स कैसे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रश्न कहाँ तक खटकता है आपको? हाँ, बहुत खटकता है, क्योंकि ये उनकी मानसिकता बन चुकी है। और हमारे जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक निकल रहे हैं, आयुर्वेदिक छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं अपने को उनसे इन्फीरियर अपने आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो उनसे अपने को श्रेष्ठ समझें
और जब अपने को श्रेष्ठ समझेंगे तो वो श्रेष्ठता सिद्ध भी कर देंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत पुरानी बात है, जैसा कि आपने सर्जरी के विषय में पूछा। मैं जो है वो प्रशासनिक नौकरी में था। उस समय 87 की बात है, 87-88 की। उस समय पुरुष नसबंदी हुआ करती थी जी। मैं भी वो सर्जन था जी। तो उसमें ये हुआ कि मैं ऑपरेशन ज़्यादा करता था। जो हमारे बगल में अस्पताल था एलोपैथिक, वहाँ के चिकित्सक कम करते थे, लोग हमारे यहाँ ज़्यादा आते थे। तो वहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया कि डॉक्टर अवस्थी जो है वो नसबंदी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। हाँ तो उसमें वहाँ के जो CSC इंचार्ज हुआ करते थे, उन्होंने CMO साहब से शिकायत कर दी कि डॉक्टर अवस्थी जो है वो नसबंदी कर ही नहीं पाते हैं, पता नहीं इनको क्यों पावर दे दिया गया। तो एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। उसमें कहा गया कि डॉक्टर अवस्थी आप हमारे सामने नसबंदी करेंगे, और उनके एक डॉक्टर राठौर थे। तो कहा आप दोनों लोग हमारे सामने एक एक केस करेंगे। मैं तो पहुंच गया और वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई जो केसेस लाते थे नसबंदी के। मैं बैठा रहा, 1 बज गया, वो राठौर साहब नहीं आए। तो वहाँ हल्ला मचने लगा। उन लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। तो हमसे कहा आप OT में जाइए। हमने कहा मैं कैसे जाऊं, मेरा तो टेस्ट आज लिया जा रहा है कि ऑपरेशन कर ही नहीं पाते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। राठौर साहब पहले करें, बगल में मैं करता हूं। राठौर साहब नहीं आए। बाद में ACMO आए, उन्होंने कहा कि सर आप करिए जाके। तो मैंने जो है 41 ऑपरेशन 11 बजे रात तक किए। 41 ऑपरेशन एक दिन में? एक दिन में जी। तो डॉक्टर साहब, जब यही बातें जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि BMS ये कितने सारे हम लोग मतलब चीज़ों को किस प्रकार की मानसिकता से हम लोग जब देखते हैं और उसको हम लोग अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं। एक साइंस के बदले में दूसरे साइंस को हम लोग कंपैरिजन उन स्टेटस पे करते हैं जहाँ पे कि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। खैर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो थोड़ा सा बात उसी दिशा में बनाते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपने 41 ऑपरेशन एक दिन में किया, और इस प्रकार के कई ऑपरेशंस आप पहले पीछे हम लोग अभी स्क्रीन के पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां पे आपने बताया कि फिस्टुला के जितने ऑपरेशंस हैं वो शायद सबसे सक्सेसफुल तरीके से आयुर्वेदिक प्रक्रिया में हो सकती है। हाँ, हमारे यहाँ क्षारसूत्र चिकित्सा प्रणाली है जी। और क्षारसूत्र से हम पाइल्स, फिस्टुला और फिशर्स का इलाज करते हैं। कोई साइनस हो गया जिसको नासूर बोलते हैं, तो इनका सबसे सफल ऑपरेशन जो है हम लोग करते हैं। और जो एलोपैथिक सेंटर्स से वापस आ जाते हैं उनमें रिलैप्स हो जाता है। एक बार ऑपरेशन किया दोबारा फिर हो गया, एक बार ऑपरेशन किया दोबारा फिर हो गया। हमारे यहाँ जो क्षारसूत्र चिकित्सा प्रणाली है उसके द्वारा किया हुआ ऑपरेशन कभी असफल हुआ ही नहीं, पूर्ण रूप से सक्सेस होता है। हम करते हैं इसको। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जब बात करते हैं, जैसे आपने क्षारसूत्र से कहा, तो आपने कहा कि पाइल्स और इधर से बवासीर का जो है ऑपरेशन होता है, इधर से ऑपरेशन तो सबसे सफल तरीके से होता है, और ये ऑपरेशंस आयुर्वेद में बहुत ही सफल रही हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं गैस्ट्रो की, तो शायद आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि गैस्ट्रो में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ आज भी जो प्रचलित हैं वो सब आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं। लेकिन क्योंकि सामने का व्यक्ति, जो सामने डॉक्टर जो हमें ये प्रैक्टिस करता वो दिखाई देता है, वो एक MBBS होता है, MD, DM गैस्ट्रो होंगे, तो हमारे दिमाग में ये सोच चलती है कि नहीं, हम मॉडर्न मेडिसिन खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने सुना है कि गैस्ट्रो में आपने बहुत काम किया, और गैस्ट्रो की कुछ प्रोडक्ट्स आपने ऐसी बनाई जिसमें कि हेपेटाइटिस बी जैसे बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। आपने शायद ऑस्ट्रेलिया एंटीजन आपने नेगेटिव करके दिखाया। तो सर, ये रिसर्च किस प्रकार से हुआ, और थोड़ा इसके विषय में थोड़ा बताएं। ऐसा है, हर रिसर्च जो है वो प्रैक्टिस के द्वारा आती है। जब कोई समस्या सामने आती है तो उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था तो उस समय हमारे हाथ बंधे हुए थे। जो हमारी सरकार हमको औषधियाँ देती थी, मैं उन्हीं का प्रयोग करता था।
परंतु मैंने जो है वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जो बहुत सी ऐसी बीमारियां थीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़्यादातर विभिन्न अंचलों में रहा हूँ, तो वहाँ हर प्रकार की जो औषधियाँ हैं, जो हर्बल ड्रग्स हैं, उनको हमने कलेक्ट कराया। कलेक्ट कराने के बाद में उनका मैंने इस्तेमाल कराया, क्योंकि शासन की तरफ से जो है एक लिमिटेड बजट आता है, उसी में औषधियाँ आती हैं। मैं जहाँ रहा वहाँ रोगियों की भीड़ लगी रही। जब हमारे पास स्टॉक नील हो गया तो हमने कहा क्या करें, तो वहाँ आसपास के जगहों का मैंने सर्वेक्षण किया। वहाँ जो हमको जड़ी बूटियाँ मिली उनका मैंने इस्तेमाल करा करके, उनको मैंने आहरित करा करके उनके द्वारा चिकित्सा की। लीवर में खास करके जो हमारे यहाँ लीवर में है, वो लीवर का सिस्टम, उसमें मैंने जो है अपनी जड़ी बूटियाँ जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं उनको ले करके, देख करके, ढूंढ करके उनको बना करके दिया, तो उनमें काफ़ी लाभ हुआ। और एक केस हमारे पास हेपेटाइटिस बी का पहला आया और ट्रॉपिकल लीवर एब्सेस के केसेस आए, तो उसमें मैंने आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो वर्णन किया हुआ है जिन जड़ी बूटियों का, उनको मैंने खोज करके, ढूंढ करके लिया और लेने के बाद में उनको हमने इस्तेमाल कराया। और ऊपर वाले की कृपा और हमने अपने जो है वो शास्त्रों के ऊपर पूर्ण विश्वास किया, और पूर्ण विश्वास करने के बाद में उनका प्रयोग किया और मुझको शतशः सफलता प्राप्त हुई। और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते गए। तो कई लोगों ने हमसे कहा कि जब आप इस प्रकार से करते हैं तो कुछ अपना करके दिखाइए। तो जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो कई लोगों के प्रस्ताव मेरे पास आए कि आप सर कुछ करिए। तो फिर मैंने अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी डालने का सोचा। हमने कहा इसी के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य हमारे यहाँ एक समस्या आई कि जड़ी बूटियाँ। आज हमारा आयुर्वेद कहाँ पे फेल हो रहा है। हमारे आयुर्वेदाचार्य जो हैं वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल शुद्ध नहीं कर पाते हैं, पंसारियों के ऊपर आधारित है। जो पंसारी ने जो कुछ कह दिया वही उठा लिया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने आयुर्वेदिक छात्रों को और जो भविष्य में आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की प्रत्येक जड़ी बूटी को आप पहचानिए, उनके गुण कर्म जानिए, और अगर उनका आप उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और चमत्कारिक सफलता मिलेगी। हमारी जड़ी बूटियों में वो चमत्कार है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन जड़ी बूटियों का खोज करना, इन जड़ी बूटियों का आहरण करना, किस प्रकार से वो जड़ी बूटी आहरित की जाएगी, किस मौसम में वो ली जाएगी, उनका पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए अगर आप चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं तो वो चमत्कारी चिकित्सा पद्धति होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दिन में कुछ जैसे लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एक है कि लोग आजकल अल्कोहलिक ज़्यादा होने लगे, स्मोक करते हैं, तो इस वजह से जो डिजेनरेशन हो रहा है ऑर्गन्स का, तो उसको कैसे आयुर्वेद रोकथाम कर सकती है, और इसका फिर से रीजनरेशन, क्योंकि आपने सेल रीजनरेशन के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, इसके विषय में थोड़ा सा। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ, जैसे पुनर्नवा है, तो पुनर्नवा में एक ऐसा गुण है कि वो सेल्स को रीजनरेट कराता है। भुआंवला है, पुनर्नवा, भुआंवला, और इसकी सब खेती मैं कराता हूँ अपने यहाँ। जब मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाली तो हमने सोचा कि भाई हम इनकी शुद्धता कैसे लाएंगे। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो हमको नहीं मिलती थी, पंसारी के यहाँ भी नहीं है, तो उनको मैंने अपने खेतों में उगाना शुरू किया। ताज़ी हरी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त हर स्थान पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, केवल पहचानना उनका मुश्किल है। तो उनको जानिए, पहचानिए, और जान पहचान करने के बाद में उनका उसी प्रकार से प्रयोग करिए। मैंने यही किया। हम अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कुछ तो हमारे खेतों में उगते हैं, कुछ हम आसपास के जंगलों से, आसपास के स्थानों से कलेक्ट कराते हैं, तो उनका प्रभाव बहुत कुछ अच्छा रहता है।
और इसी प्रकार से मैंने जो है वो एक लीवर का सिरप बनाया। गैस्ट्रो की बात आपने की, जो सेल को रीजनरेट कराता है, तो हेप्टाक्योर उसका हमने नाम दिया। तो वो यहाँ से जान्डिस है, सिरोसिस लीवर है, और यहाँ तक कि हेपेटाइटिस बी को भी मैंने कंट्रोल किया। और लीवर और स्प्लीन दोनों के ऊपर मैंने काम किया। मेरे सामने एक समस्या आई जब मैं चिकित्सा करता था, तो लीवर कभी इलाज है, कभी जो है वो स्प्लीन इलाज है, और कभी कभी लीवर और स्प्लीन दोनों इलाज हैं। तो ऐसे में हमको बड़ी तकलीफ़ हुई कि लीवर का अलग लिखें, स्प्लीन का अलग लिखें। फिर मैंने जो है हेप्टाक्योर में उनको कंबाइन कर दिया, हेप्टोमेगैली स्प्लीनोमेगैली दोनों के ऊपर। स्प्लीनो हेपेटोमेगैली दोनों में काम करता है। और ये आचार्य सुश्रुत की बात की, तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है, तत्र रक्त बहे द्वय यकृत प्लीहा नौ। यकृत और प्लीहा, लीवर और जो है वो स्प्लीन का एक कोरिलेशन बना दिया कि लीवर और स्प्लीन दोनों साथ साथ रहते हैं। यकृत प्लीहा नौ एक जगह एक साथ में कह दिया। तो अगर कहीं लीवर इन्वॉल्व है तो स्प्लीन भी पार्शली इन्वॉल्व होगी, भले उसका क्लिनिकल सिम्टम न हो। और अगर कहीं स्प्लीनोमेगैली है तो कहीं ना कहीं पार्शली जो है लीवर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने कहा यकृत प्लीहा नौ। यकृत और प्लीहा का जो है लीवर और स्प्लीन का बड़ा कोरिलेशन है। तो इस प्रकार से मैंने सोच करके, अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, बताए हुए उनके मार्ग पे चल के, उस पर विश्वास करके मैंने उसका प्रयोग किया। और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिली। और ये संदेश भी मैं न्यू जनरेशन को देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ चमत्कार करना है तो आयुर्वेद पढ़िए, आयुर्वेद सीखिए और आयुर्वेद पर चलिए। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपने जितने एग्जाम्पल्स आपने सेट किए, इससे पता चलता है कि आयुर्वेद आज के दिन भी ये बहुत ही डेवलप्ड साइंस है अपने आप में। लेकिन इसके ऊपर जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ये भी उतना ज़्यादा डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अपने भाषा में ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि ठीक है, आप MBBS चूज करते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली योर चॉइस, बट एट द सेम टाइम आप इसको मत सोचिए कि हम नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो BMS, तब जाके हम BHMS सोचेंगे, तब जाके हम BOMS सोचेंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि हम अन्य पद्धतियों को, उसको कहीं ना कहीं हम अनदेखा कर देते हैं, उसके विषय में हम लोग जानना ही नहीं चाहते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप BMS के लिए हैं, सो स्काई इज द लिमिट। आप बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो नीट के जो बच्चे हैं, अब जो निकल रहे हैं, अब मेडिकल के करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं जब उनका रैंकिंग नहीं आता है। 2-2 साल 3-3 साल वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो BMS नहीं चूज़ करेंगे, वो BOMS नहीं चूज़ करेंगे, वो BHMS नहीं चूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये हमारी जो एक मानसिकता है दूसरे पद्धति की तरफ, ये खराब है। ये आपने पूरा बताया भी। थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें कि करियर को चूज करते समय एक्चुअली आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको रोगों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो जरा आप ज्ञान दें, आप थोड़ा सा बताएंगे। मैं उन विद्यार्थियों को जो आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और जो नीट में आकर के आयुर्वेद की उपेक्षा कर रहे हैं, स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, देखिए आज के जो कोर्सेज हैं, आज का जो कोर्स बनाया गया है, उसमें आयुर्वेद में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली दोनों का अध्ययन कराया जाता है। और मैंने करके देखा है और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पास तो डबल बैरल बंदूक है। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली कहीं पे लूज होती है तो आप एलोपैथ से उसको ठीक करिए, और अगर एलोपैथिक चिकित्सा में जहाँ पे असाध्य इनक्योरेबल है, वहाँ पे हमारा आयुर्वेद क्यूरेबल है, उसको करिए। अरे आपके पास तो दो दुनाली बंदूक है, चाहे आप LG आयुर्वेद से मारिए, चाहे आप LG जो है वो एलोपैथ से मारिए। और उनके पास तो एक ही बैरल है, एक ही कारतूस है, आपके पास दो कारतूस हैं। लिहाजा जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक जो BAMS का कोर्स है, मैं तो आगे यही कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं विश्वास के साथ पढ़ें और आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। और जो आने वाले बच्चे हैं जो BAMS की उपेक्षा कर रहे हैं,
उनको भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो आयुर्वेद में आए, आयुर्वेद को सीखें, आयुर्वेद पे विश्वास करें और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग करें। ये कोर्सेज में हमारे यहाँ संशोधन करके कर दिया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैंने अपने बेटे को भी ये जो MSc केमिस्ट्री से आपको पता होना चाहिए, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसको मैंने केवल आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए नीट में सेलेक्ट हुआ और आज वो पीलीभीत में BAMS का छात्र है। ये मैं MBBS तक के लिए हाँ select हुआ मैं था, हाँ जी। मैं वो प्रोफेसरशिप से छुड़वा करके मैंने आयुर्वेद का अध्ययन कराने के लिए जो है उसको छोड़ दिया। मैं जब अपने बेटे को आयुर्वेद की तरफ लगा सकता हूँ तो मैं ये संदेश देता हूँ इस माध्यम से कि आप लोग नीट में अगर सेलेक्ट होते हैं तो पहला प्रेफरेंस आपका BAMS होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसी बात के चलते अब यहाँ पे आपने जैसे कहा कि सरकार भी बहुत जागरूक है कि आयुर्वेद को जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसी वजह से कई नई संस्थाओं का जो है अभी कई नई संस्थाएं लाई गई हैं। इसमें से बहुत सारे नए इंट्रोडक्शंस हुए हैं, जिसमें से IMS BHU है, जो स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार, हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून, राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, ये वो कॉलेजेस हैं जो नए हैं, अभी अभी आए हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। क्योंकि BAMS एक बहुत बड़ा एक स्रोत बनने जा रहा है रोगों के उपचार के लिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। आपने हमारे दर्शकों को इतने सारे डिटेल्स में आपने आयुर्वेद के बारे में बताया। आपने बताया कि आयुर्वेद से आप कैसे करके अपने स्वास्थ्य को बना के रख सकते हैं, आप आयुर्वेद पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने बच्चों को भी ये बताया कि अगर नीट में अगर आप MBBS कॉलेज के लिए मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए अगर नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो मायूस मत होइए। BAMS उससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड एक विंग है, उसका ब्रांच है, आप प्लीज़ उस पर जाएं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से आपसे कहा कि दुनाली बंदूक है आपके पास, आप अपने जो पौराणिक जो पद्धति है उसको तो प्रैक्टिस करते ही हैं, साथ ही साथ जिसको मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस करते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। तो दोस्तों, ये सारा ज्ञान इसलिए है ताकि आप अपना एक अच्छा करियर चूज कर सकें, आपको सारी नॉलेज आपके पास मौजूद रहे, वो इंफॉर्मेशंस, वो डेटा मौजूद रहे, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हाइल यू आर चूजिंग अ करियर। तो दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, हम आपसे इसी प्रकार मिलते रहेंगे और देखते रहिए करियर काउच विद शुभांकर।